Hello everyone, welcome in OC lecture 12th Commerce. We are in chapter number 3, Entrepreneurship Development. Let's start with the chapter. So already we have covered meaning, definition and features of entrepreneur. Let's take a revision quickly. So here at the starting point, they have given some information regarding entrepreneurship. So let us check the concept first. So at initial stage, we learned that economists never had a consistent definition of entrepreneur or entrepreneurship. उनका कोई consistent या same definition नहीं था. Over the period of time, ये जो entrepreneurship का definition है वो क्या होता गया, change होता गया. ठीक है. तो ये entrepreneur ये word आया कहाँ से? ये एक French word है, French verb which means to undertake, है ना. और ये word क्या है? entrepreneur. ठीक है. entrepreneur ये word है और इसका मतलब है to undertake. That means to undertake some activity, कोई activity करना start करना. Okay, तो activity in the sense कौन सी activity की बात करते हैं हम लोग? Business activity. An entrepreneur is a person who start a business and is willing to take risk, loss in order to make money. तो ये हमने देखा था कोई भी ऐसा person जो बिजनेस स्टार्ट करके रिस्क लेने की तैयारी रखता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे. बट धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका जो मीनिंग और डेफिनेशन है वो चेंज होता गया और हमने यहाँ पर देखा जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है तो इसमें जो हॉवर्ड स्टीवेंसन इन्होंने क्या बताया? एंटरप्रेन्योरशिप इज द परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल. तो यहाँ पर क्या है? अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना जो हो सकता है रिसोर्स के कंट्रोल के बियॉन्ड, मतलब हमारे पास रिसोर्सेस कम होने के बावजूद भी हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की इच्छा रखते हैं, ट्राई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. तो ऐसे वेरियस डेफिनेशंस हैं इसके. हमने फिर देखा कैरेक्टरिस्टिक. उसमें सबसे पहला पॉइंट था एक जो एंटरप्रेन्योर है वो कैसा होना चाहिए? उसके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. ठीक है. स्मार्ट होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए. एन एंटरप्रेन्योर इज द क्रिएटिव थिंकर. क्रिएटिव थिंकर मतलब समथिंग इनोवेटिव, कुछ इनोवेटिव आइडियाज उसके माइंड में आने चाहिए. ठीक है. he has reasonably good intelligence, he has ability to analyze business situation. उसके पास ऐसा एनालिटिकल ब्रेन हो जो बिजनेस सिचुएशन को क्या कर सके? समझ सके. दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन और इसके ही ऊपर वो क्या ले सकता है? प्रॉपर डिसीजन ले सकता है. सेकेंड, फ्यूचर विजन होना चाहिए, मतलब दूरदृष्टि, मतलब आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका अंदाजा अभी से लगाकर उस पर काम करना स्टार्ट करना. तो इससे भी उसका क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होता है. तो यहाँ पर हमने देखा गुड फोरसाइट उसका होता है अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन. ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट. तो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट का भी उसको क्या होता है? नॉलेज होता है. This will help him to take proper decision according to the situation and changes in the market, so he can take timely action. है ना. अगर उसको सिचुएशन का पता होगा, उसका फोरसाइट अच्छा होगा तो वो समय पर सही डिसीजन ले सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, हार्ड वर्किंग होना चाहिए. तो एक जो एंटरप्रेन्योर है वो हार्ड वर्किंग होता है. इट इज मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड. और हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, नया वेंचर स्टार्ट हो रहा है. He has to work for long hours. Many times he has to handle the main areas of business independently. तो बहुत बार कैसा होता है जो मेन एरिया होता है, क्योंकि यही जो पर्सन है जिसके पास क्या है? विजन है ना. तो कितना वर्क करना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका माइंडसेट कैसा है. ठीक है ना. दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल. और यही जो बात है हार्ड वर्क की, इसको क्या बनाता है? सक्सेसफुल पर्सन बनाता है. Technical knowledge. An entrepreneur has good technical knowledge about his business,
The entrepreneur has the ability to update himself with the latest knowledge about the product, process and technology. तो यहाँ पर ये जो तीनों पैरामीटर्स है, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में सारा जो नॉलेज है वो भी कैसा नॉलेज, लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट अपडेट उसके पास रहता है. ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि उसको डुप्लीकेशन करना है. जैसा माइंडसेट उसका है वैसा ही उसके सबऑर्डिनेट्स का हो, ताकि सक्सेस जल्द से जल्द मिल सके, उसका जो गोल है वो जल्दी अचीव कर सके. ठीक है. एंटरप्रेन्योर नीड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल लाइक कस्टमर, कस्टमर से कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्रेडिटर से, सप्लायर से, एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना पड़ता है. ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. तो उसका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आइडियाज को क्या कर सके, इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सके, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है वो बता सके. It is necessary that there is a proper understanding between the sender and the receiver of the message. बराबर है. तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. वो जो बताना चाहता है अपने सबऑर्डिनेट को, अपने कस्टमर को, अपने एम्प्लॉय को, सप्लायर को, तो उसके माइंड में क्या चल रहा है उसकी क्लैरिटी सामने वाले पर्सन को होनी चाहिए, वो उसको समझ सके. ठीक है. नेक्स्ट है हाईली ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, है ना. तो कोई भी सिचुएशन हो, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है. इस फेलियर के टाइम पर भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, स्ट्रेंथन कर सके, और अपने साथ साथ जो उनके सबऑर्डिनेट है उनको भी वो क्या दे, स्ट्रेंथ दे. ऐसा ऑप्टिमिस्टिक लेवल उसका होना चाहिए. रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, ये तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले से ही उसके अंदर होता है कि he is a very strong person to bear the risk. तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी उसके अंदर है. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक कैलकुलेटेड रिस्क, he is ready to face challenges and always seek new and more opportunities. हमेशा वो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं. और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस. He has positive desire to achieve his goals. Such self motivation keeps him strong and confident to face various obstacles. और ये जो आत्मविश्वास होता है तो बहुत सारी जैसे रुकावटें होती हैं उसको कॉन्कर करने में उसकी हेल्प करता है. ठीक है. तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. अच्छा, अब ये जो क्वालिटीज की बात करें ना उसमें बहुत सारे पॉइंट्स फीचर्स के आ जाएंगे. किसके पॉइंट्स आ जाएंगे, फीचर्स के. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हम लोग को कैसे लगने वाली, सिमिलर लगने वाली, बट हम इसको टोटली डिफरेंशिएट कर सके कि ऊपर हमने फीचर्स की बात की और अभी हम लोग क्वालिटीज की बात करें. ठीक है. सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हैव मेनी क्वालिटीज इन कॉमन विथ वन अनदर. तो सबसे पहला, एक जो सक्सेसफुल पर्सन है या एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए. These individuals are focused on making their business work and eliminate any hindrances. कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी रुकावट को क्या करते हैं, वो उखाड़ फेंकते हैं, दूर करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, है ना. तो इनका जो टोटल फोकस है वो किसके ऊपर है, बिजनेस वर्क के ऊपर है. और डिस्ट्रैक्शन और टू देयर गोल्स, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनके गोल के सामने वो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं. तो ये उसमें सक्सेसफुल है. क्यों सक्सेसफुल है, बिकॉज दे आर डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है. आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं या बिजनेस टाइकून्स हैं, है ना, वो क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग दे गेट अप. मॉर्निंग में 4:30 5 o'clock को वो अपना क्या करते हैं, डेली रूटीन स्टार्ट कर देते हैं, है ना. और उसके बाद सबसे पहला कदम क्या होता है, मॉर्निंग में उठने के बाद व्हेन दे गेट फ्रेश, तो वो अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐसी चीजें लाते हैं जिससे वो पूरे दिन क्या रह सके, पॉजिटिव रह सके. बुक्स का रीडिंग है, आगे का प्लानिंग क्या है, आज पूरे दिन में क्या करना है, ये उनका प्लान पहले से रेडी होता है. ठीक है ना. उनके बहुत सारे मीटिंग पहले से फिक्स होते हैं, आज क्या करना है वो उनको एक दिन पहले से पता होता है. तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं और दे आर हाईली डिसिप्लिन. An entrepreneur has comprehensive strategies and outline the tactics to accomplish them. क्या बता दिया, entrepreneur has comprehensive strategies. उनके पास strategies का क्या होता है, एक समूह होता है, मिक्सचर होता है. and outline the tactics to accomplish them. और उनके पास ऐसी चालाकी होती है. ठीक है. टैक्टफुलनेस होता है,
जिससे वो क्या कर सके, अपनी स्ट्रेटजीज को कंप्लीट कर सके। उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। Successful entrepreneur is disciplined enough to take steps every day towards the achievement of his objective. तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने आप को डिसिप्लिन में इसके लिए रखता है ताकि वो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, डेली बेसिस पे अपनी गोल की तरफ वो बढ़ता जाए, है ना। वही लिखा देखो, इनफ टू टेक स्टेप एवरी डे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव। हर दिन वो अपने गोल को रीच करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है, डिसिप्लिन के साथ बढ़ता रहता है। ठीक है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जैसा कि हम लोग ने फीचर्स में भी बात किया था, तो यहां पर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो जाता है, आत्मविश्वास, सेल्फ रिलायंस। The entrepreneur does not ask question about whether he can succeed or whether he is worthy of success. Entrepreneur कभी अपने आप से एक क्वेश्चन नहीं पूछता। कौन सा क्वेश्चन, वेदर ही कैन सक्सीड, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या वो सक्सेस के लायक है या नहीं है, ऐसा वो क्वेश्चन अपने आप से कभी पूछता नहीं। ही इज कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज दैट ही विल मेक हिज बिजनेस सक्सीड। उसको ये कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि वो अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाएगा और वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगा, है ना। मतलब उसको अपने आप से क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, ही नो, उसको ये कॉन्फिडेंट है कि वो सक्सेसफुल होगा। He shows that confidence in everything he does. He shows that confidence in everything he does. वो शो करता है कि जो भी वो काम करता है उसके अंदर उसका क्या है, आत्मविश्वास है। मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ में वो काम करता है। उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देख करके दूसरों को भी क्या आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है ना। उसके जो सबऑर्डिनेट है वो उसको देख करके मोटिवेट हो जाता है कि नहीं, मेरा बॉस इतना कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, है कि नहीं। तो उसके हर एक एक्टिविटी के अंदर क्या झलकता है, आत्मविश्वास झलकता है। पॉइंट नंबर 3, ओपन माइंडेड। अच्छा, ओपन माइंडेड का मतलब क्या हो जाता है, एंटरप्रेन्योर रियलाइजेस दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हर एक जो इवेंट है वो क्या प्रोवाइड करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बिलीव करता है ना। तो मतलब वो ओपन माइंडेड है, किसी एक ऑब्स्टेकल से, किसी रुकावट से वो हताश नहीं हो जाता, निराश नहीं हो जाता। उसको ये पता है कि कोई भी बिजनेस सिचुएशन आने दो, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। क्या छुपी होती है, अपॉर्चुनिटी। Ideas are constantly being generated about workflows and efficiency, people skill and potential new businesses. क्या बताया, हमेशा कहीं ना कहीं से क्या आता रहता है, आइडियाज आते रहते हैं। आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड अबाउट वर्क फ्लोज एंड एफिशिएंसी। वर्क फ्लोज कहां से आएगा, एफिशिएंसी हमको कहां से डेवलप करनी है ना। लोगों का स्किल कैसा डेवलप करना है, पोटेंशियल न्यू बिजनेस आइडियाज क्या हो सकते हैं। He has the ability to look at everything around him and focuses it towards his goal. जो भी उसके आसपास है वो सबकी हेल्प लेकर के अपने गोल को अचीव करने में लग जाता है। तो वो पूरा ओपन माइंडेड है। सपोज उसने कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी और वो क्या होती हुई दिखाई दे रही है, फेल होती हुई दिखाई दे रही है, या जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसको भी नोटिस करेगा और सोचेगा कि ये जो ऑब्स्टेकल मेरे सामने आया है, ये जो प्रतिकूल परिस्थिति है, उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं मेरे गोल को अचीव करने के लिए, है ना। तो इतना ओपन माइंडेड है। यहाँ पर ओपन माइंडेड को हम लोग क्या सोच सकते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक है, इसके लिए वो क्या है, ओपन माइंडेड है ना। तो हमको यहाँ पर कौन सा मेन पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, इवन इफ देयर आर हार्डशिप, वो उसमें से भी रास्ता ढूंढकर निकाल लेगा। Entrepreneur realizes that every event and situation is a business opportunity. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हर कोई सिचुएशन, चाहे वो उसके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसके अंदर क्या होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, ऐसा वो सोचता है। तो 3 पॉइंट हमने कवर किए। पॉइंट नंबर 1 फिर से एक बार देखो। पॉइंट नंबर 1 क्या था, डिसिप्लिन। अपने आप को हमेशा वो शिष्टाचार में रखता है, डिसिप्लिन में रखता है। डे बाय डे वो क्या करता है, अपनी गोल की तरफ बढ़ता रहता है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस। हर एक उसकी एक्टिविटी के अंदर कॉन्फिडेंस झलकता है। ठीक है। नंबर 3, ओपन माइंडेड। सिचुएशन कैसी भी होने दो, उसके अंदर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। हमेशा उसका दिमाग इस पे काम करता रहता है कि वर्क फ्लो को कैसे बढ़ाना है, एफिशिएंसी,
लोगों की स्किल को कैसे बढ़ाना है और बिजनेस में पोटेंशियल न्यू आइडियाज क्या हो सकते हैं, हमेशा उसका दिमाग उसमें काम करता है। तो ही हैज द एबिलिटी टू लुक एवरीथिंग अराउंड हिम एंड फोकसेस इट टुवर्ड्स हिज गोल। तो आजू बाजू उसका जो एनवायरमेंट में क्या एक्टिविटीज हो रही है और उसके गोल में उससे क्या हेल्प मिल सकती है, हमेशा वो उसके बारे में सोचता रहता है। ठीक है। सेल्फ स्टार्टर, इसको हम बोल सकते हैं इनिशिएटर, स्टार्ट करने वाला, है ना। मतलब किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कोई उसको पुश करेगा तो ही वो काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ स्टार्टर, खुद इनिशिएटिव लेता है। एंटरप्रेन्योर नोज दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन ही शुड स्टार्ट इट हिमसेल्फ। एंटरप्रेन्योर को पता है कि अगर कुछ करने की जरूरत है तो उसे स्टार्ट करने की जरूरत है, मतलब वो खुद करेगा, किसी और को पहले नहीं बोलेगा। बराबर है। He sets the parameters and makes sure that project follow that path. वो अपना एक स्टैंडर्ड सेट करता है, जैसे अपने सबऑर्डिनेट को अगर वो 10 घंटा काम करने के लिए बोल रहा है तो वो खुद 12 से 14 घंटा काम करेगा, तब उसके सबऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली बोलेंगे मेरा बॉस 14 आवर्स काम करता है तो व्हाई कांट आई, है ना। तो यहां पर वो खुद एक पैरामीटर सेट करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है लोगों के लिए। तो यहां पर वही बात की गई है, वो सेल्फ स्टार्टर है कि अगर कुछ करने की जरूरत है तो वो मुझसे स्टार्ट होगा, मैं स्टार्ट करूंगा। ही इज प्रोएक्टिव, नॉट वेटिंग फॉर समवन टू गिव हिम परमिशन। मतलब वो कैसा पर्सन होता है, ऐसे पर्सन होते हैं प्रोएक्टिव, दूसरों से पहले कदम उठाने वाले, है ना। कई बार देखो लोग कैसे होते हैं, पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव या हम उसको बोल सकते हैं कि डिफेंसिव, सामने वाले का क्या एक्शन हो रहा है उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे, है ना। और कोई कोई कैसा होता है, अटैकर होता है। अटैकर इन द सेंस पहला कदम हम उठाएंगे, है ना। तो यहां पर ये कैसा है, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशंस, कुछ करना है तो मुझे करना है, ऐसा सोच करके ये आगे बढ़ता है। लोग फिर इनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है। तो सेल्फ स्टार्टर का मतलब ये हो गया कि वो अपने आप को ऐसा सोचता है कि मुझसे ही स्टार्ट करना है, मैं ही स्टार्ट करूंगा। कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या हो गया यहां पर, many companies are formed because an entrepreneur knows that he can do a job better than others। बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह ओपन होते हैं, हमने देखा होगा। स्टार्टअप्स क्या हो जाता है, स्टार्टअप्स मतलब न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो एम्प्लॉयज रहते हैं कहीं पर जॉब करते हैं, आफ्टर डूइंग जॉब फॉर 2-3 ईयर्स फिर वो खुद का बिजनेस सेटअप स्टार्ट करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब वो जॉब करते रहते हैं तो उनको लगता है कि मेरा जो बॉस काम कर रहा है या जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है इससे बेटर काम तो मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस के साथ में क्या करते हैं, स्टार्टअप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे अच्छा वो खुद कर सकते हैं। ही नीड्स टू विन द गेम ऑफ बिजनेस। उसको क्या करना है, बिजनेस का जो गेम है वो जीतना है। एन एंटरप्रेन्योर विल हाईलाइट हिज ओन कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। एक एंटरप्रेन्योर जो होगा वो क्या करेगा, उसकी कंपनी का जो हाइलाइट्स है, उसने कब कब ओवर अचीव किया है ना, वो उसको हमेशा क्या करेगा, लोगों को बताता है। तो वो कॉम्पिटेटिव पर्सन है, वो एक लायक पर्सन है जो मानता है कि दूसरों से बेटर काम वो कर सकता है, वो ये काम बखूबी बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव इन द सेंस समथिंग न्यू। One aspect of creativity is being able to make connections between seemingly unrelated events or situations। तो क्रिएटिविटी का एक एस्पेक्ट क्या है, बीइंग एबल टू मेक कनेक्शन बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड इवेंट्स और सिचुएशन। कुछ ऐसे सिचुएशन जो अनरिलेटेड हैं, है ना, उनके बीच में कनेक्शन ढूंढ निकालना, उनके बीच में क्या ढूंढना, कनेक्शन ढूंढना, रिलेशन ढूंढना। Entrepreneur often comes with the solution which are the synthesis of other item। तो यहां पर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ के निकालता है, एक दूसरा तरीका ढूंढ के निकालता है जो हो सकता है दूसरे प्रक्रिया से ज्यादा स्मूथ हो, ज्यादा फास्ट हो। He will repurpose product to market them to new industry।
तो क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट है उसका नया पर्पस ढूंढ कर निकालता है। ही विल रीपर्पस प्रोडक्ट टू मार्केट देम टू न्यू इंडस्ट्री। नया मार्केट ढूंढने के लिए उसका वो जो सेम प्रोडक्ट है उसका वो न्यू पर्पस क्या करेगा, निकालेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेशन, इनोवेटिव। अभी देखो मैं एक एडवर्टीजमेंट देख रहा था रियल फ्रूट जूस का। अभी रियल फ्रूट जूस आपको पता है मार्केट में सेल होता है जो फ्रूट जूस, है ना, टेट्रा पैकिंग के अंदर। तो अभी कोविड-19 में उन्होंने ऐड क्या किया, तो उन्होंने ऐसा बताया कि डेली का अगर आप 1 ग्लास फ्रूट जूस लेते हो रियल वाला, है ना, तो उससे आपको विटामिन सी मिलेगा और जो आपकी इम्यूनिटी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। इसके पहले ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं होता था विटामिन सी के ऊपर, लेकिन अब की बार क्या है, सबको मालूम है और मार्केट में न्यूज है कि विटामिन सी सबको लेना चाहिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हर एक जो एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है वो अपने प्रोडक्ट में ऐसा कुछ रिलेटेड सिचुएशन ढूंढ रहा है कि नहीं। तो ये क्या एक टाइप का क्रिएटिविटी है कि अपने प्रोडक्ट में नया पर्पस क्रिएट करना और उसके लिए न्यू मार्केट बनाना। ठीक है। डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। एंटरप्रेन्योर इज नॉट थ्वार्टेड बाय हिज डिफीट्स, मतलब वो अपने हार से कभी भी पीछे नहीं हटता। जब भी वो फेल हो जाएगा, है ना, तो वो बैकफुट पे नहीं आता। ही लुक्स एट डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। वो अपनी हार को कैसा देखता है कि एक अपॉर्चुनिटी है और सक्सेसफुल होने का। मैं हारा क्योंकि शायद मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे वो और अच्छी तरीके से करना, सो दैट आई विल बी सक्सेसफुल। तो ये एक मुझे नया तरीका मिला और मैं इसको सीखूं और फिर बाद में क्या हो जाऊं, सक्सेसफुल। तो वो डिफीट को इस तरीके से देखता है, फेलियर को इस तरीके से देखता है। तो उसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। ही इज डिटरमाइंड टू मेक ऑल ऑफ देयर एडमियर सक्सीड। क्या बताया, ही इज डिटरमाइंड टू मेक ऑल ऑफ देयर एडमियर सक्सीड, सो विल ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल ही डज। तो यहां पर उसका जो आत्मविश्वास है, उसका जो आत्मविश्वास है वो डगमगाता नहीं है, हिलता नहीं है, और वो क्या करता है, हमेशा ट्राई करता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परसिवरेंस। क्या बोलते हैं, परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, बार बार ट्राई करना। ठीक है, फेल होगा फिर ट्राई करेगा, फेल होगा फिर ट्राई करेगा। तो वो अपने सारे पैतरे आजमाता है जैसा कर सकता है, और हर बार फेलियर को कैसा लेता है, अपॉर्चुनिटी के जैसा लेता है कि लास्ट टाइम करते हुए मुझसे क्या मिस्टेक हो गई थी, तो वो न्यू लर्निंग प्रोसेस उसके अंदर पुटअप करता है। ठीक है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डज नॉट बिलीव दैट समथिंग कैन नॉट बी डन। एक सक्सेसफुल पर्सन होगा या एंटरप्रेन्योर होगा, वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि ये नहीं कर सकते। उसके दिमाग में हमेशा क्या रहता है, हम ये कर सकते हैं, ये क्या है, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, तो ये तो हम लोग ने किसमें देखा था, फीचर्स में भी देखा था कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पर्सन को सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने से रिलेटेड लोगों को समझाना पड़ेगा आपके आइडियाज क्या हैं, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं, ताकि लोग आपको, आपके ऊपर बिलीव करें, है ना, आपका विश्वास करें और आप जैसा पाथ बता रहे हो उसके ऊपर चलें। और जिसकी वजह से क्या होगा, सब साथ में मिलकर उस गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जब आपके आइडियाज में, स्ट्रेटेजी में किसी को विश्वास नहीं रहेगा तो उस लेवल का वर्क नहीं हो पाएगा जिस लेवल का आप चाहते हो। ठीक है। क्या लिखा देखो, द एंटरप्रेन्योर हैज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। एंटरप्रेन्योर हैज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल टू सेल द प्रोडक्ट एंड टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। प्रोडक्ट को बेचने में भी और एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में भी उसके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होता है। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नोज हाउ टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉय। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनको पता होता है एम्प्लॉय को क्या बात करें तो वो क्या हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा।
सो द बिजनेस ग्रोज ओवरऑल। और इसका फायदा किसको मिलता है? बिजनेस को। ओवरऑल बिजनेस क्या करता है? ग्रो करता है। He is very good at highlighting the benefits of any situation and coaching others to their success. तो वो ये बताने में निपुण है, क्या बताने में? कि कोई भी सिचुएशन का बेनिफिट क्या है ना? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस ऐसे आए जो कोरोना या कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, ऐसा वर्स्ट सिचुएशन है, उसको भी वो क्या बता रहे हैं? पॉजिटिव तरीके से बता रहे हैं कि इस सिचुएशन की वजह से बेनिफिट क्या क्या हुआ, है ना? हमको क्या क्या नई चीज सीखने को मिली, ये ऐसा वो लोग गाइड करते हैं, है ना? तो हर एक सिचुएशन में से पॉजिटिव कैसा देखना है, बेनिफिट क्या है, ये जो स्किल है उसके अंदर, ये लोगों को बताता है और लोगों को एक रास्ता देता है कि वो सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, एथिक्स जब भी वर्ड आता है, हमने इसके पहले भी कई बार इस वर्ड को देखा है। एथिक्स का मतलब क्या है? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना? नैतिकता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर उसका जो वर्क एथिक है वो बहुत स्ट्रांग होता है। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑफन बी द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द ऑफिस एंड द लास्ट वन टू लीव। एक सक्सेसफुल पर्सन, हमेशा आपने देखा है कि ऐसा होता है कि ऑफिस में सबसे पहला आता है और सबसे लेट वही जाता है, तो वो दूसरों के लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है कि नहीं? तो लोग उसको देख करके सीखते हैं कि हमको समय पर आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। तो मेरा बॉस अगर 12 आवर्स काम करता है, 14 आवर्स काम करता है, तो मैं तो 10 आवर्स का काम कर ही सकता हूं। ऐसा लोगों के माइंड में क्या होगा? उसके एक्टिविटी से ऐसे थॉट्स डेवलप होंगे। तो वो बहुत ही स्ट्रांग वर्क एथिक्स को फॉलो करता है। ठीक है। He will come on his days off to make sure that an outcome meets his expectation। क्या बताया? He will come on his days off। उसके छुट्टियों के दिन पे भी क्या करेगा? वो जॉब पे आता है कभी कभी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? सो दैट मेक श्योर दैट एन आउटकम मेट्स हिज एक्सपेक्टेशन। तो जो रिजल्ट है उसके एक्सपेक्टेशन से क्या हो? मैच हो। मतलब वो हार्ड वर्क कर रहा है, एक तो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, ऑफिस में सबसे पहले आ जाता है और सबसे लेट जाता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन वीक ऑफ होगा, डे ऑफ होगा, हॉलीडे होगा, उस दिन भी वो आके काम करता है। क्यों? ताकि उसका जो आउटकम है, आउटकम मतलब रिजल्ट, उसके एक्सपेक्टेशन से मैच करे। जैसा वो सोच रहा था, जैसा उसने स्टैंडर्ड रखा था, जैसा उसने टारगेट रखा था, उस टारगेट को वो अचीव कर सके। ठीक है। हिज माइंड इज कॉन्स्टेंटली ऑन हिज वर्क। उसका दिमाग हमेशा उसके काम पे लगा रहता है, वेदर ही इज इन और आउट ऑफ द वर्क प्लेस। चाहे वो ऑफिस में हो या ना हो, बाहर हो, तो भी उसका दिमाग हमेशा कहां लगा होता है? उसके वर्क पे लगा होता है। एंड दैट्स व्हाई ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक फॉलो करता है ना? ऐसा नहीं कि टाइम पास। देखा ना बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में कैसा होता है? टाइमिंग 10 बजे का रहेगा तो वो लोग 10:30 को आते हैं। फिर लंच का टाइम 1:30 का रहेगा तो लोग 1:15 को टिफिन ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं। और हाफ एन आवर का है 1:30 टू 2 o'clock, तो वो 2:30 तक, मतलब मोर देन एन आवर वो टिफिन खाते रहेंगे। फिर जाने का टाइम अगर 5 o'clock का है ना? तो वो 4:30 से पैकिंग चालू कर देंगे, 4:15 होते होते गपशप चालू हो जाएगा और 5 o'clock को निकल जाएंगे। दैट मीन्स दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट वर्क। उनको सिर्फ अपने सैलरी से मतलब है, वर्क टाइम से मतलब कि हमको इतना टाइम दिया गया, उसके बाद हम बंद कर देंगे। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता, वो हमेशा एक्स्ट्रा टाइम डालता है और उसके दिमाग में हमेशा वर्क चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सपेक्टेशन है और उसका जो आउटकम है, दोनों क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। मतलब उसने अपने टारगेट को अचीव करना चाहिए, ऐसा वो सोच रखता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है हार्डवर्क के रिगार्डिंग। ठीक है। पैशन, पैशन को फॉलो करता है। पैशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है किसका? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? पैशन होना चाहिए। ही जेन्युइनली लव्स हिज वर्क। वो अपने काम को क्या करता है? बहुत ही चाहता है, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है वो काम करते वक्त। ठीक है ना? तो
कई बार ऐसा होता है लोगों का जो मोटिवेशनल पार्ट रहता है, ठीक है ना, जहां से उनको क्या मिलता है, हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो उस काम को करते करते वो थकते नहीं है। एक ऐसे ही रिपोर्ट आई थी आज से 6 to 7 years बैक कि बहुत सारे जो एम्प्लॉय होते हैं ओवरवर्क करते हैं तो थक जाते हैं, फिर उनको मोटिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा सैलरीज दी जाती है, इंसेंटिव्स दिया जाता है कि नहीं? तो फिर ये कितना कारगर होता है। एक लेवल ऐसा आता है, आप देखेंगे डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में, आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में कि एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि जब आप कोई काम करते हैं और कांस्टेंट वही मोनोटोनस काम करते रहते हो, धीरे धीरे आपका जो एफिशिएंसी है वो क्या होते रहता है, रिड्यूस होते रहता है। तो यहां पर उनका एक ऐसा सर्वे निकला था कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है और लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने ऑफिस आवर्स के बाद वो किसी और का काम करते हैं। जैसे आपने एक संस्था सुनी होगी विकीलीक्स करके, सुना है किसी ने विकीलीक्स? विकीलीक्स क्या करता है, साल में कभी एक बार ऑल ओवर वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे छुपे हुए राज रहते हैं ना, वो उसको क्या करता है, वायरल कर देता है, सबको बताता है, और इसके पीछे उसके बहुत सारे क्या रहती है, खोजबीन रहती है। तो उसके बहुत सारे लोग छुपे तरीके से, जो मतलब उसके एम्प्लॉय नहीं है बट उससे जुड़े हुए हैं, और छुपे हुए लोग क्या करते हैं, उसके लिए ऑफिस आवर्स के बाद काम करते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपना पैशन फॉलो करते हैं ऑफिस आवर्स के बाद, और वो करने के बाद वो कभी थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना पैशन फॉलो करते हैं। तो यहां पर वही चीज बता रहा है, ही जेन्युइनली लव्स हिज वर्क, उसको अपना काम पसंद है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर वो 14 आवर्स काम कर रहा है या 18 आवर्स भी काम कर रहा है तो भी उसको थकावट नहीं लगेगी, वो निराश नहीं होगा, बिकॉज ही लव्स हिज वर्क, ठीक है। ही इज विलिंग टू पुट in those extra hours to make the business succeed because there is a joy his business gives which goes beyond the money. उसका जो एक्टिविटी है, उसका जो काम है, वो पैसे से ज्यादा उसको आनंद देता है, खुशी देता है। उसको मालूम है मैं ये एक्स्ट्रा टाइम डाल रहा हूं और इससे जो मुझको मिलने वाला है वो खुशी मेरे पैसों से भी ज्यादा है ना। इस खुशी को पाने के लिए, इस आनंद को पाने के लिए, अचीव करने के लिए वो क्या करता है, एक्स्ट्रा टाइम डालता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी रीडिंग एंड रिसर्चिंग वेज टू मेक द बिजनेस बेटर। हमेशा एक सक्सेसफुल पर्सन नई रिसर्च या रीडिंग में लगा होता है कि वो अपने बिजनेस को ज्यादा बेटर कैसे बना सकता है, ठीक है ना। तो देखो ये भी हम लोग बात कर सकते हैं कि ये बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में एक डिस्टिंग्विश है कि जो बिजनेसमैन होता है ना वो सेम एक्टिविटी करते जाता है, बट जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो क्या करता है, हमेशा रिसर्च में लगा रहता है या रीडिंग में लगा रहता है कि मैं अपने बिजनेस को और बेटर कैसे बना सकता हूं, ठीक है ना। तो इसमें 10 पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स हमने कवर किए। पॉइंट नंबर 1 क्या था, डिसिप्लिन। पॉइंट नंबर 2 कॉन्फिडेंट। पॉइंट नंबर 3 ओपन माइंडेड। पॉइंट नंबर 4 सेल्फ स्टार्टर। पॉइंट नंबर 5 कॉम्पिटेटिव। पॉइंट नंबर 6 क्रिएटिविटी। 7 डिटर्मिनेशन। 8 स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। पॉइंट नंबर 9 स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। और पॉइंट नंबर 10 फॉलो द पैशन, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट हमने किसके कवर किए, क्वालिटीज, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शन क्या क्या एक्टिविटी करता है वो हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। पहला है इनोवेशन, ठीक है ना, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है कई बार। ये पॉइंट किससे रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। एंटरप्रेन्योर एक्चुअली कौन होता है, इनोवेटर होता है, वो कुछ नया हमेशा लाने की कोशिश करता है सबके सामने। He introduced new combinations of means of production। अच्छा, means का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, means मतलब रिसोर्सेस या वेज, है ना, रास्ते। He introduced new combination of means of production। प्रोडक्शन के नए नए तरीके वो हमेशा
सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है। ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हमेशा वो क्या सोचता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें नया क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने देखो एडवर्टीजमेंट में देखा होगा घड़ी डिटर्जेंट, तो घड़ी डिटर्जेंट में क्या एडवर्टीजमेंट होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा उनका स्लोगन है ना। तो हमेशा क्या करते हैं वो लोग, बोलते हैं हम लोग हमेशा अपने प्रोडक्ट में रिसर्च करते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं। तो एंटरप्रेनर का काम ये रहता है, जो एंटरप्रेनर है वो सोचता है कि मेरे प्रोडक्ट में क्या नया और हो सकता है, क्या मैं ऐड कर सकता हूं, ठीक है। ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में और क्या चेंज हो सकता है। कस्टमर आर सेटिस्फाइड विद न्यू प्रोडक्ट और न्यू फीचर्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। और कस्टमर क्या रहते हैं, वो भी मोनोटोनस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको उनका जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ नया मिलते रहता है कि नहीं, कुछ न्यू फीचर्स मिलते हैं। इनोवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन द बिजनेस। और इनोवेशन की वजह से क्या होता है, बिजनेस के जो कुछ प्रॉब्लम होंगे वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, सॉर्ट आउट होते हैं। हमारा जो पुराना बिजनेस स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे क्या होता है, रीस्ट्रक्चर होता है, उसके जो ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो दूर होते हैं। बराबर है। तो हमने देखा ये जो एंटरप्रेनर है ये कैसा होता है, इनोवेटर होता है, ठीक है। न्यू न्यू बिजनेस आइडियाज को हमेशा चाहता है कि वो लॉन्च करे, इंट्रोड्यूस करे। पॉइंट नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस यहां पर क्या हो गया, उसका जो गोल है ना, उसको डिटरमाइन करना। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। उसका बिजनेस करने का एम क्या है, वो हमेशा उसको क्या करता है, क्लियर करता है। मतलब उसके डिटर्मिनेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली वेयर वी आर गोइंग, हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देयर में बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अलग हो और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अलग हो। मतलब पहला गोल दूसरा गोल, है कि नहीं। ऐसे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन। और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। तो उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने लक्ष्य को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, फिक्स करना है, क्लियर करना है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि कोई एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ हमको चलना है, ठीक है ना। जैसे मार्केट में गुड्स, अच्छे गुड्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी पहुंचाना है और साथ ही साथ अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको भी क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, उनके भी फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो ये दो हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको वो सेटिस्फाई करें और सिचुएशन के हिसाब से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, मार्केट डेवलप करता है। ऊपर एक देखो क्वालिटी में पॉइंट था कि वो अपने प्रोडक्ट के अंदर रीपर्पस क्रिएट करता है, कुछ न्यू पर्पसेस क्रिएट करके न्यू मार्केट्स फाइंड आउट करता है ना। तो वो मार्केट को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। द एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ हिज एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज। एंटरप्रेन्योर को क्या करना होता है, अलग अलग रास्ते ढूंढने होते हैं, किस चीज के, और मार्केटिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को वो क्या कर सके, उसका मार्केटिंग कर सके या सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ही कैन कंडक्ट सर्विस और रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड। वो क्या करे, सर्वे करे, रिसर्च करे और पता करे कि कस्टमर का डिमांड क्या है, एग्जैक्टली क्या है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट सेल करते जा रहा है कि नहीं, उसका प्रोडक्ट मार्केट में और अच्छा कैसे हो सकता है। तो आपने देखा होगा टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर के सर्वे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हर महीने में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं चिप्स से रिलेटेड या शैम्पू से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे सर्वेयर्स आते हैं जो आपके घर पे आएंगे, आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखो, हमारी कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपको कैसा लगा, आप हमें डिटेल सेंड कीजिए, या हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप हमें बताइए, है ना। ये सब सर्वे कंडक्ट होता है और इस सर्वे के बेसिस पे वो क्या करता है, अपने मार्केट को डेवलप करता है। When the markets are developed constantly, the demand of the consumer will increase. और
जैसे जैसे वो मार्केट को ग्रो करता है, बढ़ाता रहता है, डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर उसको क्या करना है, उसको ऐसे डिफरेंट वेज ढूंढने हैं, फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये काम किसका है, एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और ये कैसे कर सकता है, कांस्टेंट सर्वे, तो कंडक्ट सर्वेज एंड रिसर्च, अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड। पॉइंट नंबर 4, न्यू टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने ऊपर देखा क्वालिटी के अंदर कि हमेशा वो क्या करता है, रिसर्च करता है, रीडिंग करता है ना। ये जो पॉइंट हमने देखा ना पैशन में, हमेशा उसका काम रहता है कि कैसे वो अपने बिजनेस को बेटर बना सकता है, टू मेक हिज बिजनेस बेटर। तो इसके लिए यहां पर हम देख रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन। अगर उसके इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई दूसरी न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो हमेशा वो उसको ग्रैब करने के लिए रेडी रहेगा। इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देयर इज एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ग्लोबल वर्ल्ड में हमेशा हर दिन आपको न्यू टेक्नोलॉजी मिलती रहती है। Introduction of the new technology will always result in growth of business. For example, new machinery, advanced technology, new and scientific method of production. तो यहाँ पर क्या बताया कि आज की तारीख में जो एक ग्लोबल वर्ल्ड है, हमेशा डेली बेसिस में कुछ ना कुछ क्या मिलता है, इन्वेंशन मिलता है। तो हम उसको अपने बिजनेस से कैसे कनेक्ट करें, न्यू मशीनरी या एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्शन को और कैसे बढ़ा सकें, लोगों तक और कैसे पहुंच सकें, ये हमेशा एंटरप्रेन्योर के मन में चलता रहता। ठीक है, गुड रिलेशन। हमने देखा एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है बेटर कम्युनिकेशन स्किल, है ना, और इसकी वजह से वो क्या डेवलप करता है, गुड रिलेशंस डेवलप करता है। ही इज सॉरी इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना क्या है, बहुत जरूरी है। इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशंस बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। और एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट कब क्रिएट होगा, कब वहां पे क्वारल्स नहीं होंगे, कब वहां पर डिस्प्यूट नहीं होंगे, जब वहां पर एक अच्छा रिलेशन होगा, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। सबऑर्डिनेट मतलब जो एम्प्लॉय है, सुपीरियर मतलब जो बॉस है, उनके बीच में एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉय इज द की ऑफ सक्सेस। और इसको अचीव करने के लिए एम्प्लॉय के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लोग एक दूसरे का हेल्प करें, अपने प्लान को दूसरे के प्लान के साथ मैच करें, तालमेल बिठाएं, तो जाके क्या होगा, एक गुड रिलेशन डेवलप होगा। एंड दिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। पॉइंट नंबर 1 क्या था उसके फंक्शन में, इनोवेशन। पॉइंट नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। पॉइंट नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। पॉइंट नंबर 4, न्यू टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 5, गुड रिलेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 क्या है, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। फंड्स को अरेंज करना, क्योंकि देखो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले सबसे पहली चीज दिमाग में आती है, पैसा कहां से आएगा, फंड कहां से अरेंज होंगे। तो ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है ये चेक करना कि फंड कहां से रेज करना है। एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस। उसको डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस ढूंढने पड़ते हैं, बिकॉज एडिक्वेट एंड कंटिन्यूअस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए हमेशा जितना हो सके उतने फाइनेंस की जरूरत होती है। गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विद द इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा रिलेशन अपने इन्वेस्टर के साथ मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है हम इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फंड के ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ये किसका फंक्शन है, एंटरप्रेन्योर का। टेकिंग डिसीजन, विच डिसीजन, बिजनेस डिसीजन। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज। एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के लिए करेक्ट डिसीजन, वाइज डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर बिजनेस प्लान। किसी भी बिजनेस प्लान के लिए टाइमली डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टाइमली एंड
correct decisions are also important and necessary for a proper business plan. कोई भी बिजनेस प्लान में हम लोग सही समय पर डिसीजन ले, ये बहुत जरूरी होता है. अगर आप डिसीजन लेने में लेट कर देते हो तो कभी कभी क्या होता है, उसका बहुत गलत इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है. He should always consider the pros and cons before taking any business decision. तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि ये डिसीजन लेने से पहले इसके क्या इफेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो सकते हैं, मतलब कितने एडवांटेज है और कितने डिसएडवांटेज है कि नहीं. अदरवाइज आपका एक छोटा सा डिसीजन क्या कर सकता है, हमारी इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है. जैसे नोकिया के साथ हुआ है ना, मैं बार बार नोकिया का एग्जांपल देता हूं. नोकिया ने जब उसका बिजनेस बहुत टॉप पर था और उसके बाद तुरंत एंड्रॉइड फोन्स आ गए, तो उसने ये डिसीजन लिया और मीडिया में बोला कि हम लोग कभी भी एंड्रॉइड फंक्शन वाला मोबाइल नहीं बनाएंगे. तो उन्होंने विंडोज का फोन स्टार्ट किया, बट वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं निकला, है ना. और फिर बाद में इस डिसीजन की वजह से उनको क्या करना पड़ा, अपना कंपनी सेल करना पड़ा. तो नोकिया बाद में क्या हो गया, किसी दूसरे के हाथ में चला गया, जो कि इतना टॉप लेवल की एक टेलीकॉम कंपनी हम बोल सकते हैं, जो मोबाइल प्रोवाइड करती थी, सेलफोन प्रोवाइड करती, है ना. तो उनका जो डिसीजन है लेने से पहले उनको सोच लेना चाहिए कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है. तो एक एंटरप्रेन्योर जो है ये उसके फंक्शन में आता है कि उनको टाइमली करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए. 7 पॉइंट्स हमने इसमें टोटली कवर किया. इनोवेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉइंट नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजीज, गुड रिलेशंस, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स एंड लास्ट पॉइंट टेकिंग डिसीजन. ठीक है. अब देखो बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीनिंग क्या है, तो पहला मीनिंग इसको किसके बारे में बता रही है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में. मतलब जो एक्टिविटी एंटरप्रेन्योर करता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी. क्या है, पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल. कोई एक व्यक्ति होगा जो एंटरप्रेन्योर होगा, या तो एक ग्रुप होगा जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना. group of associated individuals undertaken to initiate activity. वो लोग यहां पर कैरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, to initiate, maintain and arrange profit by production and distribution of economic goods and services. ठीक है. तो स्टार्ट करना, उसको मेंटेन करना और प्रॉपर अरेंजमेंट करना, ये उसके अंदर आ जाता है, उसकी एक्टिविटी के अंदर आ जाता है. तो इस पूरी एक्टिविटी को, है ना, पर्पसफुल एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप. फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अब आपको क्या करना होगा, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर का फीचर्स क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप का फीचर्स क्या है ना. तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हो तो मतलब आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. It is the process where one decides to build a business career by finding the market options and mobilizing the available resources. यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या करते हैं, मार्केट में ऑप्शंस ढूंढ करके नया बिजनेस करियर डेवलप करते हैं और मोबिलाइज होते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ. मतलब ऑलरेडी वो जो कर रहे थे उससे वो दूसरी एक्टिविटी की तरफ आते हैं. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देखो एक एक करके देखते हैं हम लोग. देखो सिमिलर पॉइंट हमको देखने मिलेंगे. पहला क्या है, इनोवेशन. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन. अब वहां पर वर्डिंग्स को याद करो, वहां पर क्या लिखा था, एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर. क्या वर्ड यूज किया था, इनोवेटर. और यहां पर क्या बता रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन. तो ये अपने आप में क्या है, एक नई चीज है. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक इनोवेशन है. द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनोवेशन. क्यों ये इनोवेशन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं. यहां पर अभी अभी ऊपर बात हुई न्यू बिजनेस आइडिया की, है ना. यहां पर क्या बताया,
सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आप न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, है ना। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन नया है आपके लिए, इसके लिए क्या है? इनोवेशन है। अ न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन द मार्केट, यूजेस न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, discovers new source of supply of raw material and opens a new market for the specific product। तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए क्या होता है? यहाँ पर नया मार्केट ओपन होता है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ। एग्जांपल देखो, अभी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो जब भी दो भाइयों का डिस्प्यूट हुआ था और बाद में दोनों के बीच में क्या हुआ? बंटवारा हो गया, है ना, दोनों अलग हो गए, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स से दोनों ने क्या कर लिए? आपस में डिवाइड कर लिए, और उसमें से एक प्रोजेक्ट था टेलीकॉम सेक्टर का, ठीक है ना, टेलीकॉम सेक्टर का। तो टेलीकॉम सेक्टर जो किसके हाथ में आ गया? अनिल अंबानी के हाथ में आ गया, और मुकेश अंबानी के पास वेरियस अदर बिजनेस थे ही। तो जब ये डिसीजन होता है ना, इसके साथ में एक एग्रीमेंट होता है, तो दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ कि आने वाले 10 साल तक ना आप मेरे टाइप का कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ना मैं आपके टाइप का कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, है ना। ये सेपरेशन हो गया ना, आप ये कुछ इंडस्ट्री संभालिए, मैं ये इंडस्ट्री संभालूंगा, आप मेरे बिजनेस के अंदर नहीं आएंगे, मैं आपके बिजनेस के अंदर नहीं आऊंगा। मतलब हम दोनों को एक दूसरे से कंपटीशन करना नहीं है। कब तक नहीं करना है? फॉर कमिंग 10 ईयर्स, फॉर कमिंग 10 ईयर्स। अभी मुकेश अंबानी ने एग्रीमेंट तो कर लिया, बट अनिल अंबानी ये जो टेलीकॉम सेक्टर चला रहा था रिलायंस का, तो हमने देखा था उसके पहले भी रिलायंस का जो सीडीएमए फोन रहता है ना, वो चलता था काफी। तो जो इंटरनेट के चार्जेस वगैरह थे वो काफी ज्यादा थे, ऐसा मुकेश अंबानी को लगता था कि इससे बेटर तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसको ये आइडियाज वगैरह फिर बहुत समय पहले से आ गए कि क्यों ना हम लोग 4G टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें, मोबाइल सर्विसेज। और फिर उसने क्या किया? जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं वो डालना स्टार्ट कर दिया ऑल ओवर नेशन। उसने ये काम पहले ही स्टार्ट कर दिया, उनका एग्रीमेंट खत्म होने के पहले, लगभग 3-4 साल पहले से उसने ये काम चालू कर दिया। तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि मतलब एग्जैक्टली ये रिलायंस जो मुकेश अंबानी का वो कर क्या रहा है। आपने देखा होंगे कई बार, मतलब आज से 6 to 7 years बैक आपने देखा होगा रोड के साइड में, है ना, रोड का जो कॉर्नर साइड होता है वहां पर कटर से उस रोड को क्या किया जाता था? कट किया जाता था और उसमें केबल डाले जाते थे। अगर आपको याद होगा, कभी आपने देखा होगा ऐसा। तो ये उसने काम ना बहुत साल पहले स्टार्ट कर दिया था, और इसका उसके बिजनेस से कोई रिलेशन दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसको विजन पता था कि वो 3-4 साल के बाद क्या करने जा रहा है। और जैसे उसका वर्क एग्रीमेंट ये फिनिश हुआ कि अब हम कंपटीशन कर सकते हैं, उसने जियो लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको क्या दिखा था? एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि मैं दूसरों से ज्यादा बेटर अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूं, सस्ता प्रोवाइड कर सकता हूं। और जैसे उसने जियो लॉन्च किया न्यू स्ट्रेटेजी के साथ में, है ना, एक जबरदस्त क्रांति आ गई प्राइसिंग को लेकर के। सबने अपने डेटा के रेट धीरे धीरे क्या कर दिए? कम कर दिए, क्योंकि इनिशियल 6 मंथ उसने क्या कर दिया था? फ्री कर दिया था। अब फ्री करने के बाद उसने बहुत ही मिनिमम चार्जेस से स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उसने, आप देखेंगे रिसेंटली 5-6 मंथ बैक उसने फिर वो चार्जेस को बढ़ाया। तो हमने देखा कि पूरा का पूरा जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री था, है ना, उसने अपने रेट्स को कम कर दिया, लोगों उस कस्टमर को ज्यादा सर्विसेज मिलने लगी। तो ये एक टाइप का अपने आप में क्या है? इनोवेशन है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला गया है? अ न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन द मार्केट, uses new production technology, discover new sources of supply of raw materials and opens a new market for the specific product। तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए वो नया मार्केट ढूंढ लेता है, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा। दूसरे टेलीकॉम इंडस्ट्री उसके साथ कॉम्पीट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो 4G का लाइसेंस था वो उसके पास ही था, ठीक है ना, दूसरों के पास नहीं था। इसके लिए लोग इतने चीप रेट पे उसको प्रोवाइड कर पा रहे नहीं थे। In view of changing taste of consumers from time to time, entrepreneurship focuses on the research and development to produce goods to satisfy customer।
तो यहाँ पर व्यू क्या है, इन व्यू टू चेंजिंग टेस्ट ऑफ कस्टमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो चेंज हो रहा है, कस्टमर को नया प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके लिए क्या करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट करता है और ऐसे गुड्स या प्रोडक्ट को बनाता है जो कस्टमर को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो ये एंटरप्रेन्योर का क्या है, इनोवेशन है। और एंटरप्रेन्योरशिप इसी को बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में क्या है, एक इनोवेशन है, बराबर है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्यों कर रहे हैं, ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, है ना, ये हम लोग वेलफेयर एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, समाज सेवा तो नहीं कर रहे हैं। एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर अ कस्टमर एज पर देयर नीड्स। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, उनके नीड के हिसाब से बनाता है। ही फील्स द नीड ऑफ दिस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट एंड एज वेल इन एक्सचेंज ऑन अ बेटर लाइवलीहुड। तो यहां पर क्या कर रहा है, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जिसके एक्सचेंज वो क्या चाहता है, बेटर लाइवलीहुड, मतलब अच्छा इनकम चाहता है, ठीक है। इट इज अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये क्या है, सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी है एज पर द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। हेंस एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, अर्निंग करने के लिए। ऑब्वियसली कुछ नया प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे जो कस्टमर के वांट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और उसके एक्सचेंज में हमको क्या चाहिए, बेटर लाइवलीहुड, मतलब हम ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर सके, अर्न कर सके, ऐसा उसके पीछे क्या है, विजन है, ठीक है ना। तो ये सिस्टमेटिकली प्लान किया हुआ एक्टिविटी है, डिपेंड अपॉन हिज स्किल्स एंड नॉलेज। ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। It is an activity where various factors of production have to be organized. यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस को कलेक्ट करना और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन फिट करना, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब क्या हो जाता है, हम जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका एक रेशियो यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, उसका प्रोपोर्शन देख रहे हैं कि किस हद तक उसको आपस में मिलाया जाए, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, एटसेट्रा। ये आपको इकोनॉमिक्स में भी यूटिलिटी के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, जब हम किसी प्लेस का यूटिलिटी इंक्रीज कर दें तो उसको प्लेस यूटिलिटी बोला जाता है। एग्जांपल, सपोज ऐसा कोई लैंड था जो बैरन लैंड है, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं जहां पर कुछ फार्मिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है ना, वहां पर हमने होटल बना दिया। अभी फार्मिंग तो हो नहीं सकता था, होटल बना दिया, होटल बना दिया तो लोग आते हैं वहां पर रेंट बेसिस पे, वहां पर रहते हैं और वहां से क्या जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, वो जो पर्टिकुलर प्लेस था वहां पर होटल क्रिएट करके उसकी यूटिलिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, है कि नहीं। तो किसी भी चीज का साइज, शेप, कलर, टेस्ट, प्रेफरेंस चेंज करने की वजह से अगर उसके यूज में इंक्रीमेंट होता है तो हम उसको यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे टिम्बर है ना, टिम्बर मतलब वुड। अभी वुड हमारे सामने है तो उसके वेरियस यूजेस हो सकते हैं, बट वुड को कट करके मैंने क्या कर दिया, टेबल बना दिया। अब उस लकड़ी का यूज बढ़ गया, इसको क्या बोलेंगे, क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी, क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी, है कि नहीं। जैसे मेरे पास था मड, सैंड था, और सैंड का मैंने क्या बना दिया, पॉट बना दिया, है ना, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे ही प्लेस यूटिलिटी हो सकता है, टाइम यूटिलिटी हो सकता है। अभी प्लेस यूटिलिटी में मतलब जैसे मैंने किसी का प्लेस चेंज कर दिया। एग्जांपल, कोकोनट है जो साउथ इंडिया में बहुत मिलता है, गुड क्वालिटी ऑफ कोकोनट, और वहां पे उसका रेट देखेंगे तो 25 से 30 रुपीज में भी होगा या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उसका प्लेस चेंज कर दिया, साउथ इंडिया से हम उसे मुंबई लेकर के आए, अब उसका प्राइस क्या हो गया, 50 रुपीज टच करता है वो, है ना, 50 रुपए तक मिलते हैं। तो प्लेस चेंज करने की वजह से क्या हो गया, उसका रेट बढ़ गया, तो फायदा है। टाइम यूटिलिटी, हमने किसी का टाइम, हम कंजम्पशन चेंज कर दिया। हम लोग वेयर हाउसिंग करते हैं ना, सपोज पोटैटोज है, अनियंस है या मैंगो है, ये सीजनल प्रोडक्ट है, हम उसको क्या कर देते हैं, वेयर हाउस में रख देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में हमने रख दिया। और जब
सीजन नहीं है उस टाइम पे जब हम उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं, सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, वी फेच बेटर प्राइस, हमको ज्यादा अच्छा प्राइस मिलता है कि नहीं? तो ये हमने क्या किया, टाइम यूटिलिटी क्रिएट किया। हैज टू बी कंसिडर्ड टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ फॉर न्यू प्रोडक्शन। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और एक रूफ के अंडर में लेकर के आ रहे हैं, ताकि यूटिलिटीज क्रिएट करके हम क्या कर सकें, बेटर प्राइस फेच कर सकें। ठीक है, तो अंडर वन रूफ हम लोग लेकर के आ रहे हैं, एक छत के नीचे सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज को हम कर रहे हैं। क्रिएटिव एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इनोवेशन में क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली क्रिएटिविटी होना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज अ बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। तो किसी चीज के प्रोडक्शन में कुछ नया लेकर के आना, ये अपने आप में क्या एक बड़ा चैलेंज है एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है, दस क्रिएटिविटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके लिए क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या है, एक एसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, a person who wants to be successful entrepreneur should have more passion of doing something new than just earning profit। एक ऐसा पर्सन जो एक एंटरप्रेन्योर है, पैशनेटेड है, तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसको उससे कुछ ज्यादा अचीव करना है। और क्या करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, उसको वो काम करना है जो उसे करना अच्छा लगता है ना। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो लीडरशिप है और मैनेजरियल स्किल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के। अदर स्किल कैन बी कंसिडर सेकेंडरी, बाकी स्किल कम हो ज्यादा हो चलता है, ठीक है, बट अच्छा क्या होना चाहिए, लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। तो उसमें लीड करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए और मैनेज करने का कैपेसिटी बेटर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, स्किलफुल मैनेजमेंट। अभी अभी हमने ऊपर मैनेजमेंट की बात की ना, अगर उसमें बेटर मैनेजरियल स्किल है तो मैनेजमेंट भी क्या होगा, स्किलफुल होगा। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल कब होगा, जब हम उसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे, अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। विथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल मैनेजर एंटरप्रेन्योरशिप बिकम सक्सेसफुल एक्टिवली। अगर आपके यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो या स्किल मैनेजर्स का टीम हो तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है। ठीक है, रिस्क बियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में क्या है, रिस्क बियरिंग, क्योंकि आप नए आइडियाज के साथ में आए हो, मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा आपको 100% ये पता नहीं है, तो एक अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है, क्या होगा, ये मैं लेकर के तो आया हूं, चलेगा या नहीं चलेगा, यू डोंट नो। ठीक है, अनसर्टेनिटी is defined as a risk which cannot be insured against and is incalculable। तो अनसर्टेनिटी ऐसी चीज है जिसका आप इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते, इंश्योरेंस, है ना। जो अनसर्टेन रिस्क रहता है, कुछ चीजें कैसी होती है, अनसर्टेन, आपको पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और वो अनइंश्योरेबल रहती हैं, या कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि इसके अंदर कितना लॉस हो सकता है। Entrepreneur is an agent who buys factors of production at certain prices। Entrepreneur कौन है, ऐसा पर्सन है, ऐसा एजेंट है जो लैंड, लेबर और कैपिटल को कुछ कॉस्ट दे करके परचेस करता है इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट, ताकि उससे वो क्या बना सके, कोई प्रोडक्ट बना सके, टू सेल देम एट अनसर्टेन प्राइसेस इन फ्यूचर, और वो उसको बेच सके, कोई अनसर्टेन, उसको पता नहीं हो, तो बनने के बाद मालूम पड़ेगा कि वो कितने रुपए में उसे सेल करेगा, तो उसको ये भी पता नहीं कि उसका प्रोडक्ट कितने में बिकने वाला है कि नहीं। Thus they to a risk bearing agent in production। तो ये क्या है, रिस्क बियरिंग एजेंट है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्क बियरिंग एजेंट है। वो क्या लेता है, रिस्क लेता है, क्योंकि सारी चीजें उसके लिए क्या है, अनसर्टन है। ठीक है, गैप फिलिंग फंक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, गैप को फिल करता है। कौन से गैप को, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज गैप फिलिंग।
It is the entrepreneur's job to fill the gap or make up the deficiencies which always exist in the knowledge about the production function. तो हमेशा वो गैप फाइंड आउट करता है. कौन कौन से गैप? गैप इन सप्लाई एंड डिमांड, है ना. डिमांड और सप्लाई में कहीं गैप है तो वो एंटरप्रेन्योर ढूंढ के निकालता है. फिर दूसरा क्या बताया? प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या गैप हो सकते हैं, मतलब ऐसे कौन से एरियाज है जिसकी वजह से प्रोडक्शन फंक्शन और फास्ट हो सकता है, ज्यादा गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो जहां कहीं पर भी गैप है वो उसको ढूंढ निकालता है. कौन? एंटरप्रेन्योरशिप. और उसके ऊपर वर्क करके अपने आप को क्या कर लेता है? और एफिशिएंट बना लेता है. मतलब उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं, है ना, मेकअप द डेफिशिएंसी, उनकी डेफिशिएंसी को नलीफाई कर देता है, निकाल देता है और एक नया प्रोडक्शन फंक्शन डेवलप करता है. ठीक है, तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा. और एंटरप्रेन्योरशिप पहला क्या था? पहला है इनोवेशन, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, फोर्थ क्रिएटिव एक्टिविटी, फिफ्थ मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, सिक्स्थ स्किलफुल मैनेजमेंट, सेवेंथ रिस्क बियरिंग और एट गैप फिलिंग फंक्शन. बराबर है. ये हमने आज इतना कवर किया. हम लोग जस्ट थोड़े क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर. तो ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट है और हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स वगैरह पर देखेंगे. देखो, आंसर इन ब्रीफ, डिफाइन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ऐसा आ सकता है. डिफाइन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये क्वेश्चन बना है इस पे. जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, जस्टिफिकेशन तो हम लोग देखेंगे बाद में. अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. अभी अभी जो हम लोग ने रीड किया क्वेश्चन, समझा, ये वो क्वेश्चन है. ठीक है. देन व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. तो ये पेंडिंग रहेगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको गो थ्रू करेंगे. आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें और बाद में आप चैप्टर को फिर से रेफर करें. आप ज्यादा अच्छी तरीके से उसको याद रख सकते हैं. आपकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी अगर आप पहले क्वेश्चन को रीड करें और बाद में उसके आंसर. ठीक है. डन फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.